हेलो लर्नर्स, मैं हूं साहिल मायती और आज मैं आपके साथ बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। वो टॉपिक क्लास 8, क्लास 9, क्लास 11 और एमबीबीएस के सिलेबस का पार्ट है। वो टॉपिक है सेल, इट्स फंक्शन एंड इट्स स्ट्रक्चर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक पूरा घर है, उसका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो स्टेबल है वो क्या हो सकता है? वो है ईट। सही कहा आपने। तो वैसे ही है हमारी ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो स्टेबल है वो होता है सेल। सभी ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग है उनके अंदर सेल होता है। अब इस सेल की डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जब एक पेड़ के कॉर्क की थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखा, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर। उस मधुमक्खी के छत्ते के जैसे स्ट्रक्चर में बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस थे। उन बॉक्सेस को ही रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स we can classify all the living organisms in two major categories. First one is unicellular organisms and second one is multicellular organisms. अब unicellular organism वो organisms होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। वो एक सेल ही उनका सारा काम करता है, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, चाहे वो रेस्पिरेशन का हो, चाहे वो इंजेक्शन का हो। पर अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तो उनमें होते हैं दो या दो से ज्यादा सेल्स। अब उनमें क्या होता है, एक काम का बंटवारा होता है। हर एक सेल अपना अपना काम करता है। अब जैसा डिवीजन ऑफ लेबर हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा, वैसा ही एक सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। ये डिवीजन होता है उसके एक सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट के अंदर। जो ये सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट है, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो चलिए अब हम सेल के बारे में डिस्कशन चालू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है साइटोप्लाज्मा। ये हमारा पूरा अगर सेल है तो इसके अंदर जो भी यहाँ पे फ्लूइड भर रखा है वो सारा फ्लूइड जो है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्मा। और सारे जो ऑर्गेनेलीज है वो इसी साइटोप्लाज्मा के अंदर बात करते हैं। ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है। देख सकते हो आप कि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट बन रखे हैं। इन्हीं कंपार्टमेंट को हम क्या नाम दिया था? सेल ऑर्गेनेलीज। ओके, नाउ हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग सेल की। ये आउटर मोस्ट कवरिंग का क्या नाम है? इस आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और भी कई नाम हैं। वो नाम क्या है? हम इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, हम इसको प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं और हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये सेल के अंदर के कंटेंट्स को अलग करती है सेल के बाहर के कंटेंट से। ये इसका प्राइमरी फंक्शन हो गया। दूसरा इसका फंक्शन क्या हो गया? जैसा कि मैंने इसका नाम बताया था, ये क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती है? ये हर चीज को अपने थ्रू पास होने नहीं देती। ये कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अपने थ्रू पास हो सकती है। इसका मतलब क्या है? सारी चीजें अंदर या बाहर नहीं जा सकती है, कुछ चीजें ही अंदर या बाहर जा सकती है। अब इस अंदर या बाहर जाने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं। उनमें से फर्स्ट प्रोसेस है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन का ये मतलब है कोई भी अगर सब्सटेंस अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया को की तरफ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जनरली कौन गैसेस यूज करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। अब हमारे सेल के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? अंदर से बाहर की तरफ जाती है। अब हमारे सेल के बाहर क्या होता है? ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। ऑक्सीजन कहां से जाएगी? अंदर से, बाहर से अंदर की तरफ जाएगी। अब सेकंड जो प्रोसेस है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक टाइप का डिफ्यूजन ही है। इसमें क्या होता है? वाटर
वही सेम लॉ फॉलो करता है। वाटर क्या करता है, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया में जाता है। अब जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से। लिपिड्स का मतलब है फैट से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही क्या होता है, कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खा सकते हैं, जैसे कि अमीबा। ओके, अब एक और लेयर है या एक और कवरिंग है जो सिर्फ कुछ ही सेल्स में प्रेजेंट होती है। वो लेयर या कवरिंग को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। ओके, अब सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर के साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेल वॉल जो है वो ह्यूमन सेल्स में या एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। वो क्या होती है? प्लांट सेल्स में या एल्गे के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम प्लांट सेल को और एनिमल सेल्स को डिफरेंशिएट करेंगे बाद में। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनेल्स के बारे में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमें छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स है, उनका नाम क्या है? राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स क्या होते हैं? इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। ओके, ये ग्रेन्युलर होते हैं, बहुत छोटे छोटे, और इनको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? प्रोटीन प्रोडक्शन या प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करती है। अब जो हमारा सेकेंड ऑर्गेनेली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो हमें दिख रहा है, ये पूरा ऑर्गेनेली का नाम क्या है? ये रेड कलर में, ये पूरा ऑर्गेनेली क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं। ओके, कौन से 2 टाइप्स होते हैं? एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आप ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स देख पा रहे होंगे, इसको एक रफ अपीयरेंस देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा जो रेटिकुलम है उस पे कोई ब्लैक डॉट्स नहीं है, वो प्लेन है, वो स्मूथ दिख रहा है, तो इसलिए उसका नाम क्या हो गया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनका नाम क्या हो गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको हम SER एंड RER से डिनोट करते हैं। ओके, SER मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या है? इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है राइबोसोम्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है? राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो इस पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है, वो राइबोसोम्स क्या करते हैं? सेम वो राइबोसोम्स भी क्या करते हैं? प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। अब ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करके राइबोसोम इस प्रोटीन को कहां भेजते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेजते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इस प्रोटीन का क्या होता है? पैकेजिंग, कंपैक्शन होता है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैक करते हैं और फिर बाद में आगे इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये हमने देखा RER का फंक्शन। अब SER का फंक्शन क्या होता है? SER में कोई राइबोसोम नहीं है, तो वो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम नहीं करते हैं। अब वो क्या करते हैं? वो लिपिड्स बनाते हैं। ओके, वो लिपिड्स बनाते हैं और उनका और भी काम है। उनका क्या काम है? वो लिवर में होते हैं, जहां पे वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। ओके, अब SER ने बना दिया हमारा लिपिड्स, RER ने बना दिया हमारा प्रोटीन्स। अब मैंने आपको कहा था कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? सही, आपने सही कहा, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन से और लिपिड से। तो ये प्रोटीन्स और लिपिड्स का हमारी मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल बायोजेनेसिस। ओके, और यही प्रोटीन और जहीं कहीं भी सेल में जरूरत होती है तो वहां पे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली है वो है गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस है ये वाला, आपको दिख रही है ये ट्यूब्स, अलग अलग ट्यूब्स जो एक के ऊपर एक प्लेस्ड है। इन एक के ऊपर एक प्लेस्ड या एक के ऊपर एक स्टैक्स ट्यूब को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्न। और ये कंप्लीट क्या बनाता है? गोल्जी एपेरेटस या गोल्जी बॉडी। ओके, अब जो प्रोटीन हमारे RER ने बनाया था, वो प्रोटीन RER से
वेसिकल्स के फॉर्म में, मतलब कि गोल गोल छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में कहा जाते हैं इस गोल्जी एपरेटस में। इस गोल्जी एपरेटस में क्या होता है, उस कॉम्पैक्ट का उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है और वो पैक होते हैं और वो जहां कहीं भी जरूरत होती है वहां उसको भेजा जाता है। ठीक है, अब हमारे सेल में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, उसका नाम है लाइसोसोम। वो लाइसोसोम भी किससे बनता है, इस गोल्जी बॉडी से। ओके, ये है हमारा लाइसोसोम, ये हमारा क्या है, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम का एक और नाम है और वो नाम ही उसके फंक्शन को बताता है। वो नाम क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये नाम क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होती है, बहुत सारी ऐसी एसिड्स या बहुत सारी ऐसी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हार्मफुल सब्सटेंस को क्या करती है, खत्म कर देती है। ओके, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ओके, अब लाइसोसोम के बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑर्गेनेली को, जो कि है न्यूक्लियस। ओके, ये जो सेंटर में है ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस। अब एक इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियस में क्या होती है, टू मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ओके, अब न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम हमको, ये न्यूक्लियस, ओके, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। उस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें कुछ ऐसा सा दिखेगा। ओके, लाइक सिलेंडर। कब, सिर्फ और सिर्फ सेल और सेल डिवीजन से पहले। ओके, उससे पहले क्या होगा, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पूरे न्यूक्लियस में फैला हुआ होगा। ओके, लाइक ऐसे। अब ये क्रोमोसोम किससे बना होता है, इस क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए। ओके, अब डीएनए प्लस प्रोटीन्स। ओके, अब जो ये डीएनए है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, अब जो ये डीएनए है यही हमारी सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, यही है जो मदर से और पेरेंट से सारी इंफॉर्मेशन, सारे कैरेक्टरिस्टिक एक नेक्स्ट जनरेशन में ले जाता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, अब इस डीएनए में कुछ स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जिसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन कोड करती है, उस स्ट्रक्चरल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, जीन। ठीक है, तो अब हमें पता लग जाएगा कि न्यूक्लियस क्या हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में या सेल साइकिल में। अब जो ऑर्गेनेली हम डिस्कस करने वाले हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है, ये जो हमें चप्पल जैसा दिख रहा है, चप्पल के सोल जैसा दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कह सकते हैं। क्यों, क्यों इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो काम आने वाली एनर्जी है उसका सिंथेसिस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। In the form of ATP. Now what is ATP? ATP is adenosine triphosphate. यही हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। अब आप देख सकते हो मैंने इसकी दो अलग अलग कलर में मेम्ब्रेन बनाई है। इसका मतलब क्या है, ये भी न्यूक्लियस के जैसे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन में क्या होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं और अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, फोल्डेड होती है। मैं एक चीज बताना भूल गया था, न्यूक्लियस की भी जो डबल मेम्ब्रेन होती है उसमें से आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं। वो पोर्स क्या करता है, किसी भी चीज को न्यूक्लियस के अंदर या बाहर आने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब जो ये गोल्जी बॉडी है ये एक बहुत ही स्ट्रेंज ऑर्गेनेली है, क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए होता है, इसके अंदर खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस भी खुद कर सकता है, इसलिए हम इसको एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेली कहते हैं, या सेल विद इन सेल के नाम से भी इसको जानते हैं। अब एक ऑर्गेनेली ऐसा है जो एनिमल सेल में नहीं होता है पर प्लांट सेल में होता है।
मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ, वो ऑर्गेनेली है प्लास्टिड। ओके, वो ऑर्गेनेली प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है। अब दो टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। ओके, कौन से दो टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं? एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट एंड दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब जो भी कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं जिसमें कलर्ड पिगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है, वो भी एक टाइप का क्रोमोप्लास्ट है। ओके, और अदर वन क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड है। ओके, अब इसके बाद एक और ऑर्गेनेली है, वो है वैक्यूल। अगर हम बात करें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में वैक्यूल क्या होता है? बहुत छोटा होता है, ये है हमारा वैक्यूल। पर अगर प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जो कभी कभार 90% जितना बड़ा भी हो सकता है, मतलब टोटल सेल का 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। अब ये वैक्यूल क्या काम करता है? वैक्यूल काम करता है स्टोरेज का। इसमें फैट भी स्टोर हो सकता है, या कोई वेस्ट भी स्टोर हो सकता है, या कोई इंपॉर्टेंट चीज भी स्टोर हो सकती है। ओके, अब डिफरेंट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के डिफरेंट शेप के सेल्स हो सकते हैं। ओके, और इन सेल का शेप्स डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे। अगर मैं बात करूं एक नर्व सेल की, तो नर्व सेल दिखता है, नर्व सेल का मतलब है जो हमारे ब्रेन में या कहीं और होता है या हमारे नर्व्स में होता है, तो वो नर्व सेल होता है ऐसा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका काम होता है मैसेज को या इंफॉर्मेशन को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ले जाना, इसलिए उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ऐसे ही डिफरेंट शेप, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये सब उनके फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, उनके सेल के। ओके, अब मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो एब्सेंट होते हैं, जैसे कि हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये सब हमारे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। ओके, और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? ये सब प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट, एमबी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट। ओके, और इसमें क्या हो गया? एमबी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। सेकंड, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका जो डीएनए होता है वो कहां पे होता है? एक अलग ही साइटोप्लाज्म के रीजन में पड़ा होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड डीएनए। और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, या न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। ओके, और दूसरी बात, ये जनरली स्मॉल इन साइज होते हैं, ये लार्ज इन साइज होते हैं। अब इनका एग्जांपल क्या हो गया? प्रोकैरियोट्स का बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स का एग्जांपल क्या हो गया? सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस। ओके, अब हम देखने वाले हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ओके, और यही एनिमल सेल में क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट। ओके, अब हम बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। ओके, अब वैक्यूल, तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो क्या होता है? बहुत बड़ा, या छोटे छोटे बहुत सारे हो सकते हैं। पर एनिमल सेल में क्या होता है? सिर्फ एक ही होता है और स्मॉल। ठीक है,
अब नेक्स्ट अगर हम बात करें साइज की, तो प्लांट सेल क्या होता है, बिग होता है, और एनिमल सेल क्या होता है, स्मॉल। अब सेंट्रियोल्स की बात करते हैं, तो सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिर्फ यही क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में क्या है, एब्सेंट, पर एनिमल सेल में प्रेजेंट। ओके, अब रिजर्व फूड, प्लांट में जो रिजर्व स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च, और एनिमल सेल में किसके फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन। तो हमारा सेल टॉपिक हो चुका है खत्म। अब जल्द ही हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।